गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेनी है बच्चों। एक तो हमारे अब इस सिलेबस में से जो जो डिसीज पार्टनर है, मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उस पार्टनर का ये हमें कैपिटल अकाउंट अब नहीं बनाना है। ओके, तो ये जो हम यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें कैपिटल अकाउंट जो दे रखा है डिसीज पार्टनर का, कि ये हमें अब एग्ज़ाम के सिलेबस से निकल गया है। तो फिर अब हमें क्या करना होगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक्चुअली डिसीज पार्टनर, जो कोई पार्टनर की डेथ होती है, उसे फर्म से कुछ चीज़ें लेकर के जानी होती है। मतलब उसके एग्जीक्यूटर्स को, उसकी तो डेथ हो गई, तो जो उसके एग्जीक्यूटर्स होंगे, एग्जीक्यूटर्स मीन्स जो पर जो भी उसके आप नॉमिनी समझ लो, है ना, जो भी उसके मरने के बाद उसके पैसे पर अपना हक जताएंगे, उसके एग्जीक्यूटर्स कहलाते हैं। तो एग्जीक्यूटर्स जो भी उसका पैसा लेंगे वो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो उसको अब इस बार क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, वो आपको एक क्वेश्चन डेथ का मिल जाएगा और उसमें पर्टिकुलरली पूछ लिया जाएगा कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट कैसे आई, उसको कैलकुलेट करके दिखाइए। या फिर इसकी जो गुडविल इसको रिसीव होनी चाहिए थी, वो कितनी गुडविल इसको रिसीव होनी चाहिए थी डिसीज पार्टनर को, उसकी कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ऑब्वियसली जनरल एंट्री भी आ सकती है। तो जनरल एंट्री तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, वो तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। ओके, आप देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही पार्टनर हैं। भट्ट एंड सेठ वर्क कैरिंग ऑन a business in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. They close their books on account every year on 31st March. आपको इसमें डेट्स एक्चुअली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट और डेथ में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रिटायरमेंट तो एक्चुअली फिक्स होता है। जनरली आप अपने क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो उसमें जो रिटायरमेंट की डेट दी हुई है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में, वो 1 अप्रैल दी हुई है। 1 अप्रैल से क्या हुआ कि 31 मार्च तक के तो अकाउंट क्लोज हो गए, और 1 अप्रैल से फिर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, और उस डेट पर वो एक पार्टनर रिटायर हो चुका होता है। तो इसलिए अकाउंट क्लोज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन डेथ के केस में क्या होता है, डेथ तो प्री डिसाइडेड नहीं है, वो तो कभी भी हो सकती है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो कभी ऐसा होता है कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुए, तो कोई पार्टनर 30 जून को अगर उसकी डेथ हो गई तो वो 3 मंथ्स का हमें कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। अप्रैल में 30 जून को अगर एक्सपायर हो गया वो, तो 30 जून की 3 महीने की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कभी 6 महीने बाद अकाउंट क्लोज होने के 6 महीने बाद उसकी डेथ होती है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बीच के डेज में उसकी डेथ हो जाती है, कि 12 तारीख को ही मर गया, ठीक है, 12 अप्रैल को मर गया, ठीक है, 20 जून को मर गया, इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उस पीरियड तक की हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके, बाकी तो रिटायरमेंट और डेथ ऑलमोस्ट, अगर सपोज उसकी डेथ 1 अप्रैल को हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ 1 अप्रैल को होती है, तो सेम ही हो जाता है वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। फिर सेम होने का मतलब है कि जैसे रिटायरमेंट किया वैसी डेथ हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल को रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है। डेथ के केस में क्या होता है, पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है, ठीक है। दोनों केस में फर्म छोड़ के जाते हैं पार्टनर्स। बस डेथ को इसलिए सेपरेट उसमें रखा गया है क्योंकि डेथ अक्सर ऐसी डेट पर हो जाती है जिस डेट पर अकाउंट क्लोज नहीं हो पाते। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होने हैं, ठीक है। और उसमें से जो एक पार्टनर की डेथ हुई है वो 1 अगस्त को हो गई है, ठीक। इसका मतलब पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, 4 मंथ्स उसने उस फर्म में काम किया है। अगर उसने 4 मंथ्स उस फर्म में काम किया है तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट भी हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसको मिलना चाहिए। उन 4 मंथ्स में उसको क्या कहते हैं, कितना उसको गुडविल में शेयर आएगा वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स हैज़ वुड बी एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट, यानी पार्टनर्स के जो उत्तराधिकारी होंगे, जो उसके एग्जीक्यूटर्स होंगे, उनको क्या क्या मिलेगा।
पहली चीज़ तो देखिए कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी जिस डेट तक उसकी डेथ हुई उसकी कैपिटल। तो आप देखिए इसकी कैपिटल, यहाँ जो कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ दिया हुआ है आपको, इसमें आप देखिए आपको तो खैर नहीं बनाना है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये पूछ लिया जाता है कि आपसे उसके एग्जीक्यूटर्स को कितनी अमाउंट मिली है, तो आपको फिर वर्किंग नोट में उसको बनाना पड़ सकता है। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए ये जो दे रखा है आपको बाय बैलेंस BD, ये इसकी कैपिटल है, ये वाली 60,000 क्वेश्चन में दी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दे रखा है उसे, और क्या मिलेगा, हिज शेयर ऑफ रिजर्व्स टिल द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। रिजर्व में उसका शेयर उसे मिलना है। तो रिजर्व बच्चों, रिजर्व देखिए 30,000 की है, ओके। और 30,000 में उसका जो शेयर होगा, आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इनका रेशो जो दे रखा है 3:2 का दिया हुआ है, ठीक है। भट्ट और सेठ का जो रेशो है वो 3:2 का है। और रिजर्व की जो वैल्यू है बच्चों वो दे रखी है 30,000। तो 30,000 इंटू इसका शेयर 2/5, ठीक है। इसको 2/5 निकाल दोगे आप तो रिजर्व की वैल्यू आ जाएगी ये 12,000, ओके। 12,000 ये रिजर्व आ गई। अब इसमें हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की, ओके। वो क्या है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें थर्ड वाला पॉइंट दे रखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी जब तक वो डेथ हुई, यानी उन 4 महीने का प्रॉफिट। टिल द डेट ऑफ हिज डेथ मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड 1 अगस्त को तो उसकी डेथ हो गई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स का जो उसका प्रॉफिट है किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है, द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 अकाउंटिंग ईयर्स, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड होगा। और कौन सा एवरेज प्रॉफिट, जो लास्ट 3 ईयर्स का है। तो हमें लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट देखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये दिया हुआ है कि 16 का, 17 का, 18 का, ठीक है। 2016, 2017, 2018 इनके एवरेज प्रॉफिट ये दिए हुए हैं 41,000, 41,000, 39,200, 45,000, ओके। 3 साल का। तो अब एवरेज आपको सबको निकालना आता है ना। तीनों का टोटल कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये एवरेज प्रॉफिट उन्होंने निकाल कर दिखाया। देखिए तीनों का टोटल हो गया, ये तीनों का हमने टोटल किया डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड बाय 3 करके हमारे पास ये तो आया 42,000। ये क्या आया 42, ये आया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब इन्होंने ये तो कहा कि एवरेज प्रॉफिट पर बेस्ड होगा। तो अब ये 42,000 का मतलब हो गया कि ऑन एन एवरेज हर साल 42,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें तो एक्चुअली प्रॉफिट पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें कितने 3 मंथ्स का चाहिए। तो जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, तो अब आप उसको कैसे निकालोगे, 42,000 तो 1 साल का है ऑब्वियसली, इनटू हमें तो 4 महीने का निकालना है ना, 4/12, ओके। ये 4 मंथ्स का आ जाएगा भाई। 42 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का बना, इनटू 4 कर देंगे तो 4 महीने का हो गया। तो 4/12 आ गया, तो 4 महीने का प्रॉफिट। और हमें उसका शेयर चाहिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है। तो ये 2/5 ये उसका शेयर है। तो इस तरह से 5,600 ये अमाउंट इसकी ये निकल के आएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की, ओके। तो इस तरह से P&L सस्पेंस निकालेंगे आप। गुडविल की अमाउंट अगर आप देखें, गुडविल के लिए भी एक बोला गया है। गुडविल के लिए बोला गया है बाय वे ऑफ गुडविल हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग 3 अकाउंटिंग ईयर्स, ठीक। यानी गुडविल, बाय वे ऑफ गुडविल हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट में जितना उसका शेयर है फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, ठीक। तो जब आप गुडविल बेटा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ देखिए प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट 1,26,000 हमने अभी निकाला था यहाँ पे। इसका इन तीनों का टोटल करेंगे 1,26,000। तो 3 साल के टोटल का में उसका शेयर कितना होगा, ये गुडविल का मतलब है इसमें जो दिया हुआ है। तो 50,400 की गुडविल आई, ओके। तो ये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 50,400, ओके। इधर आप इसका टोटल कर लीजिए, ये टोटल आया। इधर से ये अगर कुछ होगा अमाउंट तो वो माइनस हो जाता है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा उसके एग्जीक्यूटर को चला जाएगा, ओके। तो इस तरह से बच्चों ये वाला आप करेंगे। इसमें 2 चीज़ आपको मेनली कैलकुलेट करनी होती हैं, गुडविल की वैल्यू और दूसरी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी एंट्रीज आपको करनी बता देंगे, ओके। थैंक यू बच्चों।